हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों के पास भी सेक्शन 143(2) का नोटिस आया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 143(2) के नोटिस के अंदर आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने इस नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया तो आपने अपनी ITR के अंदर जो भी इनकम दिखाई थी, असेसिंग ऑफिसर इस इनकम के अंदर एडिशन कर सकता है, यानी इनकम आपकी बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी इनकम दिखाई थी 10,50,000 रुपए, तो इसके अंदर एडिशन किया जा सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपकी फर्दर और 10 लाख की इनकम थी जो कि आपने अवॉइड कर दी, तो वो इसको एडिशन करके आपकी इनकम कितनी बना सकता है, 20,50,000 रुपीज। अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो इस इनकम के ऊपर फर्दर टैक्स कैलकुलेट करेगा, टैक्स डिमांड आपकी क्रिएट कर देगा, साथ ही साथ वो आपसे इंटरेस्ट भी डिमांड करेगा कि आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मुश्किल क्लाइंट के लिए आकर के खड़ी होती है, असेसी को इसके ऊपर पेनल्टी भी देनी पड़ती है। असेसिंग ऑफिसर इसके अंदर 270A के तहत आप लोगों के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है, जो कि अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग का केस होता है। यानी आपने अपनी इनकम जो थी वो मिस रिपोर्टिंग की है या फिर अंडर रिपोर्टिंग की है, इस केस में 200% पेनल्टी आपके ऊपर लगती है। अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग की है तो 50% ऑफ द टैक्स आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और मिस रिपोर्टिंग की है यानी जानबूझकर आपने गलत इनकम शो की है अपनी, तो यहाँ पे 200% की पेनल्टी लगेगी। और हमेशा असेसिंग ऑफिसर जो इसकी पेनल्टी लगाता है ना, वो 200% के रेट से ही लगाता है। आप लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि आपने मिस रिपोर्टिंग नहीं की थी, जिसको प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं। बट अगर आपने 143(2) के रिप्लाई के टाइम पे बेस्ट स्ट्रेटेजी ले ली, प्रॉपर तरीके से रिप्लाई किया, तो यहाँ पे 270A के नोटिस के टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको इस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है। देखिए, जब भी आपके पास ये नोटिस आता है 143(2) का, आपको सबसे पहले उस नोटिस को कंप्लीटली रीड आउट करना है बहुत केयरफुली। आपको असेसमेंट ईयर, पैन, डिन नंबर, डेट ऑफ इशू, कंप्लायंस डेट, ज्यूरिडिक्शन और नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, सब कुछ आप लोगों को प्रॉपरली पढ़ना है। उसके बाद आपने देखना है क्या जो नोटिस था वो विद इन स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट इशू हुआ है या नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि जो नोटिस है वो टाइम लिमिट के अंदर इशू नहीं किया जाता, तो आप इस बेस पे अपना डाल सकते हैं रिप्लाई कि नोटिस जो है वो टाइम लिमिट के अंदर इशू नहीं किया गया, इसलिए ये नोटिस जो है ये वैलिड नहीं है। तो इस बेस पे भी बहुत सारे जो नोटिस हैं वो क्वैश कर दिए जाते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि रीजन क्या है स्क्रूटनी का, किस रीजन से आपके पास ये नोटिस आया, क्योंकि जो 143(2) का नोटिस होता है उसके तहत आप लोगों का स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी स्क्रूटनी का रीजन चेक करना है। अब इसमें होता क्या है, 143(2) के बाद कई बार क्वेश्चनियर जो है 142(1) में दिया जाता है, लेकिन कई बार 143(2) के नोटिस में ही बताया जाता है कि आपका केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट क्यों किया गया। कॉमन इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो आपने कैश डिपॉजिट बहुत ज़्यादा करवाया होगा अपने बैंक अकाउंट में, या प्रॉपर्टी बहुत मेजर कोई प्रॉपर्टी परचेज की होगी या फिर सेल की होगी जिसका आपने अपनी ITR के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया प्रॉपर्टी सेल का, कैपिटल गेन आप लोगों ने नहीं दिखाया, या आपने कोई भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी परचेज कर ली। फॉर एग्जांपल 5 CR की आपने प्रॉपर्टी परचेज करी और आपकी जो इनकम है, इनकम महज 10 लाख रुपए सालाना है। तो ये इतना सारा पैसा प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कहाँ से आया, ये सब आपका जो ऑटोमेटिक AI सॉफ्टवेयर है वो उठा लेता है, और यहाँ से रिस्क असेसमेंट के अंदर आपका केस क्या कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये भी एक आपका रीजन हो सकता है। कैपिटल गेन्स की ट्रांजेक्शन्स आपने प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं की, GST टर्नओवर में आपका डिफरेंस है, इनकम टैक्स के अंदर आपकी टर्नओवर अलग है और GST के अंदर आपकी टर्नओवर अलग है। यहां से भी आपका केस जो है वो उठाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हाई वैल्यू कोई ट्रांजेक्शन्स आप लोगों ने की है, यानी बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का कोई बिल पे कर दिया, या आप लोगों ने अदर कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कर दी, तो आपका केस यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है। आपने कोई FD करवा ली, टर्म डिपॉजिट करवा लिया, या बहुत म्यूचुअल फंड्स आप लोगों ने इशू किए और आपने उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन अपनी ITR के अंदर नहीं दिया, उसको अपनी ITR में शो ही नहीं किया, तो आपके पास आ सकता है ये नोटिस। अनसिक्योर्ड लोन्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज रिडक्शंस क्लेम कर दी। जितना भी देखिए ITR वालों के पास जो भी नोटिस आए हैं,
मेरे पास बहुत सारे ITR होल्डर्स ने नोटिस शेयर किए जिनके पास ये 143(2) का नोटिस आया था। उन्होंने क्या किया हुआ था, फेक डिडक्शंस और फेक एग्जम्पशंस क्लेम की हुई थी अपनी ITR के टाइम पे। देखिए, मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि आप किसी भी तरीके की फेक डिडक्शन या एग्जम्पशन लो। इवन हमारे पास भी अगर कोई ऐसी कॉल्स आती है, हम वो ITR फाइल नहीं करते, और मैं आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस तरीके की कोई चीज़ करो, क्योंकि अब सरकार बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है इन फेक डिडक्शंस के लिए। अगर आप फेक डिडक्शंस लेंगे तो बहुत जल्दी ट्रैक हो जाएंगे, तो ये फेक डिडक्शंस या एग्जम्पशंस क्लेम मत करो। तो लार्ज अमाउंट अगर आपने डिडक्शंस की ली है, एग्जम्पशंस की ली है, तो आपके पास नोटिस आने के चांस बहुत ज़्यादा है। TDS मिसमैच है, यानी 26 AS में इनकम कुछ और थी और आपने अपनी ITR के अंदर इनकम कुछ और शो कर दी, TDS का मिसमैच आ रहा है आपका, तो ये आपकी रिपोर्ट हो सकती है। शेयर ट्रेडिंग की ट्रांजेक्शन्स थी लेकिन ITR में शो नहीं की, तो आपके पास 143(2) का नोटिस आ सकता है। रिफंड क्लेम्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से वो कम होने चाहिए, तो भी आपके पास ये नोटिस इशू कर दिया जा सकता है। अब इन केसेस को अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैंने अलग से भी एक वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट आपको करना क्या है, अब 143(2) के रिप्लाई पे डिपेंड करता है कि स्क्रूटनी असेसमेंट आगे होगी या ड्रॉप कर दी जाएगी। आपको सबसे पहले तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिव्यू करना है। अपना केयरफुली रिटर्न को देखो, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है, कंपुटेशन है, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनवाई है, यानी बैलेंस शीट बनवाई होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, या अगर आपकी टैक्स ऑडिट उस टाइम पे हुई है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भी एनालाइज करो। इसमें आपने हर एक अपनी एरर को डिस्कवर करना है कि आपने क्या एरर अपने रिकॉर्ड्स के अंदर उस टाइम पे की थी। अगर आपको ऐसी कोई भी एरर्स मिलती हैं तो एक बार उसको अलग से हाईलाइट करके रख लो। क्लियर? आपको उसमें कुछ भी ऐसा सस्पिशियस भी मिला कि हमने अपनी ITR फाइल करते टाइम ये गलती कर दी थी, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिट के टाइम अगर कोई आपको लगता है ये मिस्टेक हुई थी, तो इन सबको एक बार हाईलाइट करके आपने रखा। फिर आपने क्या करना है, अपना AIS, TIS और 26 AS इनका रिकॉर्ड भी वेरीफाई करो कि इनके रिकॉर्ड में क्या कुछ आया हुआ था। अगर आपने जो रिटर्न फाइल की है और आपके AIS, TIS और 26 AS के अंदर कोई डिफरेंस है, तो वो चीज आप लोगों ने प्रॉपरली कंसीडर करके चलनी है इस रिप्लाई के लिए। गाइज, 143(2) का रिप्लाई जो है ना, वो आपके केस का एक बेस है। यहां से अगर आपने किसी चीज को यस कर दिया तो ध्यान रखिएगा, आप अपने रिप्लाई को बाद में डिनाई नहीं कर सकते। बहुत लोग मैंने देखे आज कहेंगे कि ठीक है यस ये हमारी गलती थी, या पहले कह देंगे नो ये हमारी गलती नहीं थी, बाद में अपने ही रिप्लाई से वो पलट जाते हैं, तो यहाँ आकर के ना आपका केस बहुत कमजोर हो जाता है। तो प्रॉपरली आपने एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी ही बना के चलनी कि इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने रिप्लाई करने हैं। अगर आप लोग हमसे भी प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई बनवाना चाहें तो नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस में आप लोगों को प्रोफेशनल रिप्लाई बना करके देंगे, और आप लोगों को बिल्कुल इस मतलब प्रोबेबिलिटी जो है आपके केस जीतने की वो बहुत हाई हो जाती है अगर आप प्रोफेशनली रिप्लाई बनवाते हैं। देखिए, अब आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सारी डिटेल्स चेक की, AIS, TIS, 26 AS के अंदर आपने डिटेल्स चेक की। अब ये जो डिटेल्स हैं इनके अंदर आप वेरीफाई कीजिए 26 AS में क्या इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, TDS, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, शेयर ट्रांजेक्शन या अदर कोई भी SFT ट्रांजेक्शन्स हैं, वो ट्रांजेक्शन्स कितनी कितनी है, क्या ये सभी ट्रांजेक्शन्स अपने अपनी ITR के अंदर शो की थी, और अगर नहीं की थी तो उन ट्रांजेक्शन्स को अलग से हाईलाइट कर लेना कि ये ट्रांजेक्शन्स जो है AIS, TIS में थी लेकिन ITR में शो नहीं की गई थी। क्लियर? अब हमने प्रॉपरली यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना ली। जब मैंने बोला आपने कंपेयर करना है, दैट मीन्स आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट AIS, ITR की तो मैंने आपको बता दी आपको बनानी है। इसके अलावा आपने बैंक डिपॉजिट्स के साथ अपनी बुक्स की जो रिको है वो करनी है कि बैंक डिपॉजिट एक्चुअल में कितने थे, हमारे बुक्स यहाँ पे क्या बोल रही हैं। GST टर्नओवर और ITR की भी रिको आपने बनानी है। GST टर्नओवर तो कह रही है 3 करोड़ की सेल है और ITR आपकी कह रही है 2.8 करोड़ की सेल है, तो इसकी रिको आप बना करके रख लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद अपना अगर सैलरी का केस है आपका तो फॉर्म 16 सैलरी स्लिप और इन्वेस्टमेंट प्रूफ, इसको आप इकट्ठा कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट प्रूफ यानी जिस बेस पे आपने सारी की सारी एग्जाम्पशन और डिडक्शंस जो है वो क्लेम करी थी, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं। बिजनेस के केस में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी डेटर क्रेडिटर के लेजर है, इनवॉइसेस है,
इन्वॉइसेस में ऐसे नहीं कहती 100% इन्वॉइसेस, लेकिन मेन कुछ एक इन्वॉइसेस आपको लेके रखने हैं। हर जो मेजर आपकी पार्टीज हैं उसके कुछ एक इन्वॉइसेस ले लीजिए, जीएसटी रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट। अगर कैपिटल गेन का केस है तो परचेज सेल की डीड, कॉस्ट प्रूफ और जो एग्जाम्पशन आपने अगर कोई क्लेम करी है सेक्शन 54 की तो उसके आपके एग्जाम्पशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कैश डिपॉजिट अगर आपका हुआ है तो कैश बुक, बैंक और कैश के एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए। अब कैश डिपॉजिट के केस में कैश बुक का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें कैश विड्रॉवल भी दिखेगा डिपॉजिट के साथ साथ, तो ये आपके पास एक मेजर प्रूफ हो सकता है। लोन के केसेस की अगर मैं बात करूं तो लोन कंफर्मेशन, पैन ऑफ लेंडर, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न जो है लेंडर की वो आपके पास होना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए, आपने सारी रिको कंप्लीट कर ली, तो इसके बाद आ जाते हैं हम रिप्लाई के ऑप्शन पे। रिप्लाई करने का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी ये नहीं होता कि आपने 100 ऑफ पेजेस जो है वो वहां पे अपलोड कर देने हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। नहीं, आपने बल्क कागज नहीं देने, आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को हाईलाइट करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक पूरी कथा कहानी लिख देते हैं, वो कथा कहानी आप नहीं लिखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशनल आप लोग रिप्लाई करेंगे। एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में आपको रिप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट ने क्या इश्यूज रेज किए हैं, उसके बेस पे आपको अपना फैक्ट्स बनाने हैं, यानी फैक्चुअल बैकग्राउंड्स बनाने हैं, एक्चुअल में केस में हुआ क्या था। फिर आप उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाइए और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे प्रेयर भी ऐड कर सकते हैं, जो असेसिंग ऑफिसर है उससे आप प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपका जो केस है वो कंक्लूड कर दे आपके फेवर में। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कैश डिपॉजिट आपने करवाया 15 लाख का, क्लियर। अब असेसी जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मेंटेन कर रहा है। अब ये जो कैश डिपॉजिट हुआ, इस कैश डिपॉजिट के अगेंस्ट अगर आप कैश बुक दे देंगे जो क्लियरली डिपार्टमेंट को बता रहा है कि इसका कैश आया कहाँ से। कई बार क्या होता है, हम कैश को विड्रॉ करते हैं और उसी कैश को डिपॉजिट कर देते हैं, फिर विड्रॉ किया, फिर डिपॉजिट किया, फिर विड्रॉ किया या फिर डिपॉजिट किया, तो इस केस में क्या होता है, वही एक कैश की अमाउंट बार बार सर्कुलेट हो रही होती है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर सिर्फ कैश डिपॉजिट के बेस पे आप लोगों का जो नोटिस है नोटिस जारी कर देते हैं। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है अपनी कैश बुक से। या हो सकता है आपकी सेल इतनी ज़्यादा थी और उस सेल के बिहाफ पे 15 लाख कैश तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों की सेल फॉर एग्जांपल 5 CR की है, 5 करोड़ की सेल में आपके पास 15 लाख का कैश इकट्ठा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आप उसको अपनी दीजिए जहाँ से कैश का इन भी दिखेगा और कैश का आउट भी दिखेगा, क्लियर। तो इस तरीके से जो भी इशू है उसको डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपने फाइट करना है डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्लाई की, आपको जो ई पोर्टल पे अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे आप जाएंगे, पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे, ई प्रोसीडिंग में जाएंगे, तो ये आपके को मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको व्यू नोटिस में अपलोड रिप्लाई करना है और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। इसका मैं प्रॉपरली आपको जो लाइव वीडियो है, लाइव वीडियो दे दूंगी कि आपको 143(2) का रिप्लाई किस तरीके से सबमिट करना है, क्लियर। एक अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब मेन इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चन आता है ना, वो होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि जब फैक्ट्स बनाते हैं एज वेल एज जब वो लोग ग्राउंड्स बनाते हैं, मैंने ग्राउंड्स वर्ड यहाँ पे ऐड नहीं किया, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, ग्राउंड्स में और फैक्ट्स में दोनों में कुछ एक लोग जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। मेरे पास पहले अभी एक रिप्लाई आया था लगभग मार्च अप्रैल के आसपास, उसमें क्या था, जो उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था उस रिप्लाई के अंदर पहले तो उन लोगों ने लिखा कि जो कैश डिपॉजिट हुआ वो कैश डिपॉजिट एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड था, क्लियर। उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि वो बिजनेस इनकम से रिलेटेड था। और फिर सबसे मजेदार बात यहाँ पे क्या हुई, जो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट उन्होंने अटैच कर रखी थी ना, वो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट ये कह रही थी ये किसी होटल वाले की बैंक स्टेटमेंट है, यानी जो उसका नाम था उसके नाम से ही पता चल रहा था कि किसी होटल इंडस्ट्री का जो ये पर्सन है और उसके अकाउंट में ये पैसा जमा हो रहा है। अब देखो ना, तीनों चीजें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तीनों चीजें कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि आपने एक रिप्लाई के अंदर तो डाल दिया जी एग्रीकल्चरल इनकम, दूसरी रिप्लाई में डाल दिया जी बिजनेस इनकम, और साथ ही साथ आपकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो इटसेल्फ जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो थी वो करंट अकाउंट की थी और वो जो करंट अकाउंट है वो किसी होटल
के काम को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये किसी होटल का काम है। ऑब्वियसली होटल का काम उसके अंदर दिख रहा है तो उसमें एग्रीकल्चरल इनकम की तो बात ही नहीं उठती। तो यहाँ पे क्या था, आपका जो भी रिप्लाई होना ध्यान रखिएगा वहाँ पे फैक्ट्स की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ बोल रहे हो फिर कुछ बोल रहे हो, आपका केस इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। आप लोगों ने इसके अलावा आप लोग अपना जो भी नोटिस का टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया। दिन हमेशा मेंशन होना चाहिए आपके नोटिस के ऊपर, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। प्रॉपर सर्विस होना चाहिए आपका नोटिस, यानी अगर आपको प्रॉपरली नोटिस रिसीव नहीं हुआ है विद इन टाइम पीरियड तो आप उसके अगेंस्ट जो है डाल सकते हैं रिप्लाई। और जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन भी आप चेक कर लीजिएगा, वो आपकी करेक्ट होना चाहिए और असेसमेंट ईयर भी आपका करेक्टली मेंशन होना चाहिए। तो गाइज बहुत इजीली आप लोग इसको बना सकते हैं रिप्लाई को, बट अगर प्रोफेशनल से बनवाते हैं तो प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग अलग होती है। वो लोग आप सारे इवेंट बर्ड्स जानते हैं कि आपको किस तरीके से अपना रिप्लाई सबमिट करना चाहिए कि आप लोगों का जो केस है वो जल्दी से जल्दी एंड पॉइंट तक पहुंच सके और आपकी फेवर के अंदर कंक्लूड हो। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं 143(2) के नोटिस का रिप्लाई करवाना या अदर किसी भी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग की रिप्लाई या अपील हमसे बनवाना तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जैसे और भी अदर पर्सन को ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिसको 143(2) का नोटिस आया हो। अगर आपने हमारी वीडियो देख करके ये रिप्लाई रेडी किया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे जरूर अच्छा लगेगा। अदर किसी नोटिस के बारे में आप जानना चाहते हैं, अदर किसी पेनल्टी प्रोविजंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।